नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बैंकों में हुए एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। एक और गुजराती ने 28 बैंकों को 22,842 करोड़ का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि यह बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की शिपयार्ड कंपनी में से एक एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। एबीजी शिपयार्ड नाम की एक गुजराती कंपनी है। यहाँ जहाज निर्माण और मरम्मत का काम करती है। इसके निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं। अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी ने अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संस्थानम मुथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि बिमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजे इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के लिए नामित किया है। इस कंपनी के कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घोटाले का समय अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक बताया गया है। यह फ्रॉड 2 कंपनियों ने मिलकर किया है। एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं। यह नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। नीरव मोदी भी गुजराती था, मेहुल भाई भी गुजराती थे, यह भी गुजराती है। सारे भगोड़े गुजराती क्यों हैं? यह संयोग है या प्रयोग है? एसबीआई ने अपनी पहली शिकायत 8 नवंबर 2019 को दर्ज कराई थी। 2019 में लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया गया था। सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को एसबीआई की शिकायत पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। एसबीआई ने अगस्त 2020 में नई शिकायत दर्ज की। सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को शिकायत की प्राथमिकी पर 1.5 साल से अधिक समय तक जांच करने के बाद एसबीआई की शिकायत पर कार्रवाई की। भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के अनुसार कंपनी पर बैंक का 2,925 करोड़ रुपए, आईसीआई बैंक का 7,089 करोड़ रुपए, आईडीआई बैंक का 3,634 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़ रुपए, पीएनबी का 1,244 करोड़ रुपए बकाया है। एबीजी पर सबसे अधिक राशि 7,089 करोड़ आईसीआई बैंक का ही बकाया है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक का 3,639 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। आईडीबीआई को जबरदस्ती मोदी सरकार ने एलआईसी के हाथों खरीदवाया था, इसलिए एलआईसी भी इस घोटाले से नुकसान में है। एबीजी पर एसबीआई का 2,925 करोड़ रुपए बकाया है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ का नहीं बल्कि 24,268 करोड़ का है। घोटाला करने वाला ऋषि अग्रवाल कब का देश लूटकर भाग चुका है। सीबीआई के पास सिर्फ कागज हैं। संसद में अनुराग ठाकुर का पेश एक कागज मेरे पास भी है जो बताता है कि अभी तक 40 से ज़्यादा घोटालेबाज देश का 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लूटकर भाग चुके हैं। सीबीआई भी क्या करे, साहब से कार्रवाई की परमिशन मिलने में 3 साल लग जाते हैं। तब तक बीजेपी मालामाल हो जाती है और चोर भाग चुका होता है। रह जाते हैं सिर्फ कागज। आप भी चूना लगे कागज को पढ़िए, ये आधा सच है। ये मात्र एक कंपनी द्वारा किया हुआ सबसे बड़ा घोटाला है। बाकी जब से मोदी का खास और 2G घोटाला वाला पूर्व किंग विनोद रॉय आरबीआई में मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष बना है, तब से बैंकों में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हो चुका है। उसी को छिपाने के लिए बैंकों को मर्ज किया जा रहा है ताकि फायदे और नुकसान वाले बैंकों को मिला के एक बैलेंस शीट हो जाए और घोटाले पर फोकस ना किया जाए। एसबीआई ने सन 2018-19 में पेनल्टी से 2,400 करोड़ रुपए कमाए, जबकि पिछले 2 साल से ये बैंक घाटे में था।
सन 2019 में बैंकों ने कुल 10,000 करोड़ रुपए पेनल्टी से वसूले। कमाल की बात यह है कि ये पैसा समाज के सबसे गरीब वर्ग से वसूला जाता है, जो मात्र 2,000 रुपये भी मेंटेन करने में असमर्थ है। इससे भी कमाल की बात यह है कि इसी साल सरकार ने अमीर उद्योगपतियों का 1 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का करीब 10.2 लाख करोड़ का लोन माफ किया है। मतलब पैसा लूट रहे अमीर और बैंक धंधा नहीं, आपसे मिनिमम बैलेंस, पासबुक, चेकबुक, एटीएम चार्ज के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं ताकि उस लूट की भरपाई कर सके। खैर, चुनाव बाद पब्लिक नए बैंक चार्ज के लिए तैयार रहे। कालचक्र में सारी भरपाई आप जनता से ही तो करनी है। उधर एक बार फिर राफेल में घोटाले की खबरें दुनिया भर में छप रही हैं। घोटाले की खबरें थोक में हैं, लेकिन बिके हुए गोदी मीडिया और मरे हुए नागरिकों को फर्क पड़ना बंद हो गया है। राफेल मामले में भ्रष्टाचार की दुर्गंध फिर से उठी है। जितने पैसों में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे, उससे कम पैसों में इंडोनेशिया को 42 राफेल मिले हैं। भारत का सौदा 4 साल पहले हुआ था, जाहिर है तब और भी सस्ता रहा होगा। राफेल रक्षा सौदे में दलाली खाने का शक और पुख्ता हुआ है। भारत ने 8.7 अरब डॉलर में 36 राफेल खरीदे, इंडोनेशिया ने 8.1 अरब डॉलर में 42 राफेल खरीद लिए। मोदी जी स्वनाम धन्य ईमानदार हैं। बगुला भक्तों को मोदी जी ने बताया है कि ये सब देश हित में कर रहे हैं। अब मोदी जी देश बेच दें, भक्तों का कच्चा बनियान तक बेच दें तो भगत कहेंगे कि मोदी जी ने जो कुछ किया है सोच समझ कर ही किया होगा। भारत अपने इतिहास के सबसे भ्रष्ट, क्रूर, धूर्त और टेढ़े प्रशासन के चंगुल में फंस गया है। अभी तो मामले खुलने शुरू हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 2 दिन पहले खबर आई है कि मोदी जी के पीएम केयर फंड में वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 10,990 करोड़ रुपए आए थे, जबकि खर्च 3,976 करोड़ रुपए ही किए गए। 3,976 करोड़ रुपए में से सरकारी अस्पतालों में 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की खरीद के लिए कुल 1,311 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह कुल खर्च की 1/3 रकम है। हमें महामारी की शुरुआत में बताया गया था कि पीएम केयर फंड से कुल 2,000 करोड़ रुपए नए वेंटिलेटर की खरीद के लिए आवंटित किए जाएंगे ताकि 50,000 नए वेंटिलेटर खरीदे जा सके। वेंटिलेटर खरीद का सबसे बड़ा ठेका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को दिया गया। इस पब्लिक सेक्टर कंपनी को कुल 30,000 वेंटिलेटर बनाने थे। बाकी के 5 ठेके हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड नाम की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के माध्यम से दिए गए। इसके जरिए एलाइट मेडिकल को 350, एएमटीजे बेसिक को 9,500, एएमटीजे हाईटेक को 4,000, एगवा को 10,000 और ज्योति सीएनवी को 5,000 वेंटिलेटर बनाने थे। आरवा ने वेंटिलेटर की इस खरीद पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसके अनुसार एचएलएल ने वेंटिलेटर के स्पेसिफिकेशन को लेकर 9 बार बदलाव किए। आखिरकार 2 किस्म के वेंटिलेटरों का ऑर्डर दिया गया। पहले लो एंड वेंटिलेटर थे और दूसरे थे हाई एंड वेंटिलेटर। दोनों किस्म के वेंटिलेटरों की कीमत में भी कई गुने का अंतर है। वेंटिलेटर के परीक्षण के लिए एक नई कमेटी बनाई गई थी। इसे नाम दिया गया जॉइंट टेक्निकल कमेटी। इस कमेटी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एगवा हेल्थ केयर, एएमटीजे और एलाइट के बनाए वेंटिलेटर को डेमो के लिए मंगवाया था। इस सब कंपनियों ने ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी के सामने अपने वेंटिलेटर का प्रदर्शन भी किया, लेकिन इस प्रदर्शन के बारे में ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी का क्या मूल्यांकन रहा, इसके बारे में एचएलएल ने जानकारी देने से मना कर दिया। ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी ने पहले तो एएमटीजे और ज्योति सीएनसी के वेंटिलेटर खारिज कर दिए थे, लेकिन बाद में एएमटीजे और ज्योति सीएनसी के वेंटिलेटर को भी पास कर दिया गया। ज्योति सीएनसी के धमन 3 वेंटिलेटर तो बहुत ही खराब
क्वालिटी के निकले यह कंपनी आर के वीरानी परिवार की है, जो सूरत में एक आभूषण कंपनी चलाती हैं। वीरानी ने ही मोदी को 10 लाख रुपए का एक मोनोग्राम वाला सूट गिफ्ट किया, जो 2015 में सुर्खियों में रहा। ज्योति के अलावा भी ऐसी कंपनियों को ठेके दिए गए जिनका वेंटिलेटर निर्माण में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लगभग 30,000 वेंटिलेटर विभिन्न राज्य सरकारों को डिलीवर किए जा चुके हैं। आज हालत यह है कि पीएम केयर से खरीदे गए वेंटिलेटर किसी भी राज्य में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके चलते डॉक्टरों को गंभीर कोविड मरीजों को संभालने में अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनेस्थेटिस्ट और आईसीयू के डॉक्टरों को पीएम केयर वाले वेंटिलेटर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह 1-2 घंटे सही चलते हैं और बाद में चलना बंद हो जाते हैं। ये वेंटिलेटर पर्याप्त टाइल वॉल्यूम को नहीं दे पा रहे हैं, न ही यह जरूरी प्रेशर बना पा रहे हैं। कई बार ये वेंटिलेटर चलते चलते बंद हो जा रहे हैं, जो मरीजों के लिए बहुत खतरनाक है। कर्नाटक सरकार को एक स्कीम निकालनी पड़ी ताकि उसके पास पड़े वेंटिलेटरों को इस्तेमाल में लाया जा सके। सरकार ने घोषणा की कि कोई भी निजी अस्पताल इन वेंटिलेटरों को लोन पर ले सकता है, लेकिन कोई भी प्राइवेट अस्पताल ऐसे घटिया प्रोडक्ट को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने पीएम केयर के 1300 करोड़ रुपए कबाड़ सामान खरीदने में लगा दिए। इस खरीद का एक भी वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। साभार भड़ासफॉरमीडिया.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।